साल 1686 ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जोसेफ चाइल्ड ने मुग़लों के बादशाह औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी और इस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बुरी तरह हार जाती है, क्योंकि उस वक्त मुग़लों के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज चींटी के बराबर थी और मुग़लों ने उन्हें मसल के रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जंग करने के लिए फ़ौज आई कहाँ से। अब ये जानने के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। साल 1670 इस वक्त ब्रिटेन में क्वीन एलिज़ाबेथ वन की डेथ हो गई थी और ब्रिटेन में किंग चार्ल्स टू का राज था। तब उन्होंने इंडिया में जंग करने और ख़ुद की फ़ौज रखने की परमिशन दी थी। कंपनी को इसके लिए मुग़लों की परमिशन नहीं लेनी पड़ी और इस वक्त तक मज़ीद 4 कंपनियां शुरू हो गई थीं। अब कंपनी को फुली फ्रीडम मिल गई थी। कंपनी ने अपनी छोटी सी फ़ौज से भारत में पुर्तगीज़, डच और फ्रांस के साथ जंगें छेड़ी और उनकी आधे से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद करा दीं और आहिस्ता आहिस्ता बंगाल के पोर्ट को अपने हिस्से में कर लिया। अब साल 1681 में कंपनी के वर्कर्स ने कंपनी के डायरेक्टर सर जोसेफ चाइल्ड को कंप्लेन की कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का भांजा नवाब शाइस्ता खान टैक्स के मामले में कंपनी को परेशान कर रहा है। अब सर जोसेफ चाइल्ड ने किंग चार्ल्स टू को मदद के लिए एक लेटर लिखा और साल 1686 में 19 वॉरशिप्स, 200 तोप और 600 सिपाहियों के साथ जंगी बेड़ा ब्रिटेन से बंगाल आया और इस तरह एक ब्रिटिश और मुग़लों के दरमियान जंग हुई। इस जंग में ब्रिटिशर्स की हार हुई और औरंगज़ेब ने कंपनी के 5 कारखानों को तोड़ दिया और सभी अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकाल दिया। अब कंपनी के पास फैक्ट्री को वापस लेने के लिए माफ़ी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स टू ने औरंगज़ेब से माफ़ी मांगी और औरंगज़ेब ने साल 1690 में इस कंपनी को माफ़ किया और ठीक 17 साल बाद 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। कंपनी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और बेरोज़गार लोगों को अपनी फ़ौज में भर्ती किया और कंपनी इसी फ़ौज से आहिस्ता आहिस्ता मराठे और सिखों को हराते जा रही थी। अब साल 1756 में नवाब सिराजुद्दौला भारत के सबसे बड़े सूबे बंगाल के महाराज बने। बंगाल उस वक्त तक पूरे भारत में कपड़ा बनाने में पहले नंबर पर था। बंगाल में सबसे अमीर रीजियन मुर्शिदाबाद था। इसे बंगाल का लंदन कहते थे और जितनी धन दौलत लंदन के अमीरों के पास थी, उससे ज़्यादा मुर्शिदाबाद में हर दूसरे शख्स के पास थी। और अब मुग़ल साम्राज्य की ताकत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही थी और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में फैक्ट्रियों की तादाद बढ़ाती जा रही थी और साथ ही कंपनी की फ़ौज की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को ख़त लिखा कि बंगाल में नए फैक्ट्रियों की तादाद कम की जाए, लेकिन ब्रिटेन ने इस ख़त को इग्नोर कर दिया। इसीलिए सिराजुद्दौला ने 23 जून 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला कर दिया और ब्रिटिशर्स पर कब्ज़ा कर लिया। इस जंग को प्लासी की जंग कहा जाता है। तब सिराजुद्दौला की फ़ौज का सिपा सालार मीर जाफ़र था। उसे नवाब बनने की बहुत इच्छा थी और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का पता चला तो उसने फ़ायदा उठाया और मीर जाफ़र को अपनी साइड पे कर लिया। अब मीर जाफ़र की दगा की वजह से सिराजुद्दौला जंग हार जाते हैं। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफ़र को बंगाल का एक पपेट हुक्मरान बना देती है। अब साल 1759 से साल 1764 में जब ख़जाना खाली हो गया तो मीर जाफ़र ने कंपनी से पीछा छुड़वाने के लिए डच कंपनी के साथ हाथ मिलाया और उसकी फ़ौज की मदद ली। वो कंपनी से जंग लड़ते हैं मगर फिर भी हार जाते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया। गद्दी पर तो मुग़ल ही बैठे थे, लेकिन उन्हें बस कठपुतली के तौर पर बिठाया जाता था। ब्रिटिशर्स इंडिया के पैसों से इंडिया का ही सामान लेते और ब्रिटेन में बेचते थे। अब साल 1770 से साल 1773 तक बिहार से लेकर बंगाल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकम्मल कब्ज़ा था और कंपनी ने टैक्स को मज़ीद बढ़ाना शुरू कर दिया। साल 1813 में कंपनी की बागडोर लॉर्ड वेलेस्ली के पास थी और उसकी फजूल खर्ची की वजह से कंपनी को 3 करोड़ पाउंड का नुकसान हो गया। जब ये बात ब्रिटेन के किंग को पता चली तो उसने लॉर्ड वेलेस्ली को ख़त्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चलने वाली कपड़ों की फैक्ट्री को बंद कर दिया ताकि ब्रिटिश टेक्सटाइल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले। साल 1835 में ब्रिटिशर्स अपने लिटरेचर को बढ़ावा देते रहे तो साल 1857 में लोगों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो कंपनी ने हज़ारों लोगों को अपनी तोप का निशाना बनाया और सड़कों और बाज़ारों में कत्लेआम शुरू हो गया। और इसी साल रेवोल्यूशन के बाद क्वीन विक्टोरिया ने भारत को सीधा अपने कंट्रोल में ले लिया। साल 1861 की बात है जब इंग्लैंड में कॉटन की बहुत किल्लत थी और तब कॉटन अमेरिका से आता था और अमेरिका से जंग के बाद वहाँ से कॉटन आना बंद हो गई। तब भारत के लोगों ने उनकी कपास की मांग को पूरा किया। इससे भारत के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन ठीक 4 साल बाद साल 1865 में जब ब्रिटेन ने दोबारा से अमेरिका से कॉटन मंगाना शुरू की तो भारत के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ।
ब्रिटिशर्स ने 1600 से लेकर 1947 तक भारत को गिद्ध की तरह नोचा और 369 लाख करोड़ लेकर चले गए। इस तरह 1947 में पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग मुल्क वजूद में आए और ब्रिटिशर्स अच्छी रकम के साथ पाक भारत को हमेशा के लिए गुड बाय कहकर चले गए।